आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एक बड़ी बेसिक टॉपिक के साथ। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिकल साइंस के हमारे दो पेपर्स हैं। When we talk about the paper number 1, उसके दो सब कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर एक आपका कंपोनेंट होता है वेस्टर्न फिलोसफी का, और उसके अंदर हम दूसरा कंपोनेंट उसका होता है मुस्लिम फिलोसफी का, जिसमें हम फिलोसफर को कवर कर रहे होते हैं। उसके साथ जो इसका पार्ट बी होता है, जिसके अंदर हम जनरल पॉलिटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहा था कि हम बात करते हैं कि प्लेटो ने स्टेट के ऊपर बात की। तो स्टेट क्या होती है, ये आपकी जनरल पॉलिटिकल साइंस है। इसको हम हैंड इन हैंड अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब तक स्टेट नहीं समझेंगे, आप प्लेटो की स्टेट का कंसेप्ट नहीं समझ सकेंगे। आप जस्टिस नहीं समझेंगे तो आप एरिस्टोटल के जस्टिस का कंसेप्ट नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ कंपोनेंट्स हैं कि जिनको हमने लेकर चलना है और जिनको हमने कवर करना है। सिमिलरली जो आपका पेपर बी के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी, उसके अंदर हमने ये किया कि सबसे पहले आपका उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, उसमें हमने जो सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस करने हैं और उसके अंदर जो मेजर चंक पाकिस्तान अफेयर का है उसको भी हमने देखना है, और उसकी ओवरलैपिंग हमने वहां पे फाइंड करनी है, या उसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा इन करंट अफेयर। उसकी बस हम एक बेसिक्स ओवरव्यू करेंगे। बुक्स के हवाले से कुछ बात हुई थी, आप लोगों ने में से किस किस ने कौन कौन सी किताबें खरीदी हैं, जस्ट लेट मी नो। आप चैट में बता सकते हैं या जस्ट रेज योर हैंड और लेट मी नो कि आप लोगों ने कौन सी किताब ली और आप कौन सी किताब फॉलो करें। वैसे मैंने जो आपको किताब बताई थी, अभी मैंने आपको कहा था कि जस्ट पेपर 1 की किताब ले लीजिए। जब पेपर 2 स्टार्ट करेंगे तो फिर उस टाइम बेशक उसकी ले लीजिएगा। अगर आपने इकट्ठी भी लेनी है तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आपको मैंने ये कहा था कि आप सेजेस ऑफ एजेस के नाम से किताब है बाय असलम चौधरी, वो आप ले लीजिए फिलोसफर्स के लिए। वैसे हमारे पास जो रिकमेंडेड किताब है वो जूद हार्मन, जूद हार्मन की किताब इसलिए मैंने आपको कहा कि जो आप सेजेस ऑफ एजेस ले लीजिए, क्योंकि जूद हार्मन की किताब का खुलासा है सेजेस ऑफ एजेस। जूद हार्मन अपनी किताब में हेडिंग्स और सब हेडिंग नहीं बनाता, जिसकी वजह से आपको ग्रास्प करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उसको सेजेस ऑफ एजेस में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे हेडर्स और सब हेडर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली चीजों को जो है वो लेके चलते हैं। ठीक है रिविशा, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। सिमिलरली पेपर ए का जो पार्ट बी है, जिसके अंदर हमारे पास जो जर्नल चीजें हैं, उनमें मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास रिकमेंडेड किताब इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मजरुल हक के। लेकिन मजरुल हक भी बहुत डिटेल बात करता है, इसलिए हम मजरुल हक के बजाय किसको प्रेफर कर रहे होते हैं, असलम चौधरी को कर रहे होते हैं, या फिर हम डॉक्टर सरवर को कर रहे होते हैं, जो मैंने आपको ब्लू कलर की किताब दिखाई भी थी लास्ट टाइम, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर मोहम्मद सरवर। अब ये आपके पास किताब, वैसे मैं आप लोगों को एक तो हम स्लाइड से अपना लेक्चर करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है वो रीडिंग मटेरियल शेयर किया करूंगी, वो भी आपके पर्पस को सर्व करेगा। बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो किताब से पढ़ने के आदी होते हैं, जो किताब के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आप किताब ले लीजिए और 200 नंबर के सब्जेक्ट के लिए आपको किताब लेनी चाहिए। अच्छा, हम अपना आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये हमारा एक कॉमन टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस का। इसको हम कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि आपकी रियासत पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, ईरान, ये किस तरह वजूद में, लोगों ने किस तरीके से तकसीम की चीजें। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो लोग किस तरीके से रह रहे थे, एक रियासत की जरूरत कब पेश आई, और फिर रियासत बनाने के लिए फार्मूला कौन सा रखा गया। आपका नेशन स्टेट सिस्टम आपके इंटरनेशनल लॉ की बेसिस है। हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम देखते हैं प्लेटो की स्टेट का कंसेप्ट भी, और इसको हैंड इन हैंड अंडरस्टैंड करते हैं। नेशन वाज अ सोल added to the body of early modern state machine. अब नेशन और स्टेट दो चीजें, हमने इनको वन ऑन वन समझना। अब आप, मैं 207.9 मिलियन की पॉपुलेशन, वी आर नेशन।
लेकिन पाकिस्तान जो एक अपनी खास जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, दैट इज स्टेट। हमारे पास जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है, हम देखेंगे कि मॉडर्न स्टेट किस तरह इवॉल्व होती है या मॉडर्न स्टेट है क्या। उसके अंदर जो आपकी नेशन है वो सोल की है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप देखते हैं कि ढांचा है, आपकी स्टेट अगर उसके अंदर लोग नहीं है तो स्टेट का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो लोग है, जो नेशन है, वो सोल की तरह है उस पूरे के पूरे ढांचे के। नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट इज अ डिफाइंड टेरिटरी। पाकिस्तान को अपने जेल में रखिए। बचपन में आप पाकिस्तान, आपका जो पॉलिटिकल मास्टर है वो आपके सिविल सर्वेंट को जब अपने मुताबिक चलाने की बात है, ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टेट इन इस्लाम इज नॉट इंटेंडेड फॉर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, नॉट फॉर द फुलफिलमेंट थ्रू इट ऑफ द कलेक्टिव विल ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। Rather, Islam places the high ideal before the state, for the achievement of which it must use all the means at its disposal. I hope कि आप लोगों ने इस्लामियात पढ़ी होगी और आपको पता होगा इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में। एंड आप लोगों की वैसे क्लास पार्टिसिपेशन इज टू लेस टुडे। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है, इसके ऊपर जरा मुझे है ना कौसर बच्चे बताएं कि इस बात से क्या मुराद है कि इस्लामी रियासत से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कुछ लोगों के दिल की बात जो है वो सुनी जाए और पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के मुताबिक मामला चलाए जाए। इस्लाम जो है उसके नजदीक बहुत ज्यादा हाई आइडियल स्टेट के लिए क्या है कि जो इस्लामी तालीमात है उनको सामने रखा जाए। तो आपने इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट जरूर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने कौन सी चीजें, हाँ जी, अच्छा प्लीज पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। सो इन दिस वे जो है वो आप लोगों का पता चलता है कि यू ऑल आर एक्टिव और अपनी वीडियोस भी ऑन किया करें। बेसिकली बच्चे ये है कि हमारे पास दुनिया की जितनी भी रियासतें हैं उनका काम ये होता है कि उन्हें अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना है। किसी एक शख्स की पॉलिटिक्स की बात होती है, या फिर हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि कोई कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल है, उनकी बात हमने माननी है जी। जिस तरह आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, ये लोग ले जाते हैं, रिवोल्यूशन ले आए। इस्लाम के अंदर हमारे पास जो मेन चीज है वो ये है कि आपके पास जो आइडियल है वो ये है कि इसके अंदर आपका जो डिस्पोजल है, इस्लाम प्लेस अ हाई आइडियल बिफोर द स्टेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ व्हिच इट मस्ट यूज ऑल द मींस एट इट्स डिस्पोजल। इस्लामी रियासत का मेन काम ये है कि जो इस्लाम की तालीमात है वो अमल दरामद करवाने, उसके लिए चाहे जो भी करना, ठीक है। And his purpose is the qualities of purity, beauty, goodness, virtue, success, and prosperity which God wants to flourish in the life of his people should be engendered and evolved। जो अल्लाह ताला जो है वो इंसानों के अंदर चाहता है कि बेसिकली वो तमाम अच्छे मामलात हो, वो तमाम विर्चूज उनके अंदर जो है वो डेवलप हो ताकि सक्सेसफुल हो। तो अल्टीमेटली ये इस रियासत का मकसद ये है कि इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल दरामद किया जा सके। It imposes similar obligation on the state and also on the individual। ना सिर्फ रियासत के लिए ना बल्कि उसके साथ साथ हमारे पास ये है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनके ऊपर भी ये बात इम्प्लीमेंट होती है कि जितनी भी ऑब्लिगेशन, जो भी कुरान और सुन्नत की तालीमात है वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। और रियासत का बुनियादी मकसद ये हो कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, क्योंकि हमारा जो बीइंग अ मुस्लिम इस चीज के ऊपर बिलीव है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी हैव टू आंसर आवर गॉड। तो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन के लिए हमें अपनी स्टेट को और अलॉन्ग विद इट अपनी इंडिविजुअल्स को इसी तरह टेम डाउन करना है। तो ये हमारा जो है ना एक वन लाइनर कंसेप्ट है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट का। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अब इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो ये है कि इस्लाम डज नॉट सीक टू रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स और प्रिविलेजेस टू द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ इट्स ओन स्टेट। Islam has laid down some universal fundamental rights for humanity as a whole, which are to be observed and respected under all circumstances, whether such a person is resident within the territory of Islamic State or outside, whether he is at peace with the state or at war। इस्लाम की बहुत खूबसूरती है कि इस्लाम ने ना सिर्फ पीस बल्कि वॉर के लिए भी कानून बनाए। फंडामेंटल राइट्स अब क्या होंगे? आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें, हम जब इस पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसमें हम इन चीजों को पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये वो मेन बेसिक आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं।
इस्लाम बेसिकली ह्यूमन राइट्स या प्रिविलेजेस को किसी खास जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। इस्लाम के कानून सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये पूरी उम्मत के। इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल, तमाम जमानों तमाम जहानों का दीन है, इसलिए वो तमाम लोगों के ऊपर बराबरी की सूरत में इम्प्लीमेंट। किसी खास टेरिटरी के अंदर ये नहीं है कि भाई बंदा पाकिस्तान में रहता होगा तो बंदे की बुनियादी हकूक का अपने ख्याल कर रहे हैं, बंदा पाकिस्तान में नहीं भी रहता तो बीइंग अ ह्यूमन जो उसके राइट्स हम अपने प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे जंग है या अमन। इंसान का खून कीमती है, इसलिए किसी सूरत में इसको नहीं बहाया जाएगा, क्योंकि इस कुरान करीम कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो स्टेट के अंदर आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। इट इज नॉट परमिसिबल टू ऑपरेस वुमेन। ये किसी सूरत भी इस चीज की इजाजत नहीं है कि औरत को दबाया जाए, डराया जाए, बच्चों को, बूढ़े लोगों को, बीमारों को, और उसके अलावा जख्मी। जंग के अंदर भी आपने इन चीजों को ख्याल रखना। वो बेसिकली आप वहां पे उन्होंने जिसको लेके आए हैं उस पर्सन को, हमारे पास हिस्ट्री के अंदर किसी पर्सन का नाम नहीं मिलता कि सोक्रेटिस को किसी ने जहर दिया। बेसिकली कहा जाता है कि रूलिंग गवर्नमेंट, इस तरह का नाम आता है। अब जरूरी नहीं है कि उसने दियो, हो सकता है कि उसके 10 साल बाद आने वाले ने दियो, 10 साल पहले वाले ने दियो। इसलिए वो सिस्टम को क्रिटिक करता है कि आपका जो डेमोक्रेसी है उस सिस्टम के ऊपर वो डायरेक्ट क्रिटिक करते हैं कि उस सिस्टम ने मार दिया सोक्रेटिस। जी तहरीम। मैम पेपर में डेफिनेटली थ्योरीज आएंगी ना फिलोसफर्स की, जैसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ स्टेट, तो जी उसमें वो हम मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की है। ये तो आपका एक हेडर है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो। ये बस 3 इसके पॉइंट्स आपने लिखने, इसकी डिटेल में आपने नहीं करनी, जिसको आप डिस्कस करें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आपके पेपर में आता है कंसेप्ट ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट के नाम से, या फिर आपके पास आता है जस्टिस की थ्योरी आती है, या फिर आपके पास एजुकेशन की थ्योरी आती है। और प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों का कंबाइन करके आता है, कंपेयर करके ये आपको सवाल देता है। मैम पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे कोई थ्योरी पे क्वेश्चन आता है तो हम मतलब किसी भी थ्योरी सॉल्व करने हम फिलोसफर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे अभी आपने बताया। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्ट करेंगे। आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके स्टार्ट में, और देन अल्टीमेटली आप आगे चलते हैं। अच्छा मैम उस वक्त क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी या इनडायरेक्ट? उस वक्त तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, जब उनके रूट रिस्टोर होता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जी सीरत आप बताएं, और फिर कायनात की तरफ जाते हैं। मैम ये मैं मेरा पॉइंट क्लियर करते हैं। ये जो सोक्रेटिस है ये ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, और प्लाटो जो था उसको वो कोई डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता था। सही है? सोक्रेटिस ने किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं की थी। सोक्रेटिस ने जो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट बात की थी। उसने बेसिकली ये कहा था कि उन आइडियाज के अंदर कि हमारे पास वाया एजुकेशन एक एलिजिबल पर्सन होना चाहिए कि जिसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली सम वर्ड वो कहीं ना कहीं हालात के मुताबिक मोनार्की को सपोर्ट करता था, लेकिन दिल से वो डायरेक्ट डेमोक्रेट था। इसके ऊपर हमारे पास कोई अभी उसका, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा फिलोसफी हमारे पास सोक्रेटिस की है नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कुछ। तो मैम जब फिर वो 30 टायरेंट्स वाला वो खत्म हो गया और डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई, तो फिर लोगों को क्यों लगा कि वो सोक्रेटिस सही था? तो वो तो किसी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता था ना। किसी डेमोक्रेसी को डायरेक्ट वहां पे उसने ये नहीं कहा कि ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, लेकिन वो विल ऑफ पीपल को सपोर्ट करता था कि लोगों की बात मानी जाए, उनको गवर्नमेंट में इनकलकेट किया जाए। तो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में विल ऑफ पीपल इन्वॉल्व हुई थी, तो तब कहा था कि सोक्रेटिस ठीक था। सही सही। जी कायनात। मैम मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो प्लेटो है वो क्यों गया स्पार्टा, जबकि वहां पे तो टायरेंट्स, मतलब जो उनका एथेंस का हुआ, अगर वो उसे एथेंस की डेमोक्रेसी नहीं पसंद, लेकिन स्पार्टा वाले भी तो फिर जो उन पे रूल कर रहे हैं वो टायरेंट्स है, तो वो स्पार्टा क्यों गया? बेसिकली स्पार्टन्स का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसने उसको बहुत ज्यादा अपील किया था। मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी कि वहां पे मैं आपको जो पॉइंट्स है वो मैं अल्टीमेटली बताऊंगी कि उसके अंदर वहां पे जो मैथ्स था, जो डायलेक्ट्स था, जो जिम्नास्टिक्स था, जो उनके अंदर एजुकेशन का सिस्टम था, उन तमाम चीजों से काफी इंप्रेस हुआ था। तो दैट्स व्हाई वहां पे गया था, क्योंकि प्लेटो जो है ना वो मेन एजुकेशन के पीछे पड़ा हुआ था। उसका मेन काम ये था कि हमारे पास जो है, क्योंकि उसके साथ का एक डिक्टम था, एक नोशन था, एक वाले जरिए था कि विर्च्यू इज नॉलेज, तो उस नॉलेज के पीछे वो हर जगह जा रहा था। ठीक हो गया? ओके अच्छा चलिए, आई थिंक दैट आई हैव आंसर्ड। मैम कैन आई आस्क? जी बोले। मैम
मेरा बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है कि उस डेमोक्रेसी में ऐसा था क्या जिसकी वजह से जो सुक्रेट्स थे वो मतलब वो मर गया? बेसिकली दैट वाज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। वहां पे लोगों की विल नहीं थी। वो जो डेमोक्रेसी थी वो बराए नाम थी। वहां पे लोग अपनी मर्जी से लोगों को हाँक रहे थे। वहां की स्टेट ऑपरेस्ड और ऑपरेशंस के दरमियान डिवाइड भी हुई थी, क्योंकि वो इन एलिजिबल लोग थे, जिसको वो कहता है कि मिडल सम एम्परियोश का नाम वो यूज करता है किताब के अंदर, कि वो हमारे पास क्या थे कि इमेच्योर थे, सेल्फिश थे लोग जिनकी हुकूमत थी। और अगेंस्ट स्टेट बात करने के ऊपर प्लेटो को मारा, सॉरी सोक्रेटिस को मारा था। क्योंकि आप अगर आज भी देखें तो हुकूमत या रियासत के खिलाफ बात कबूल नहीं की जाती। तो उस वक्त जो है वो मेनली सोक्रेटिस को मार रहा इसलिए लिया था कि उसने जो रियासत का काम है, रियासत का निजाम हुकूमत है, रियासत के मामला है, उसके अगेंस्ट बात कर रहा था। वो कह रहा था ये सिस्टम ठीक नहीं है, एक नए सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। एक हम